दोस्तों नमस्कार, मैं ज्ञान तिवारी जीएससी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिस्कशन करने चल रहे हैं, वो है फंडामेंटल राइट। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 और भाग 3, जिसे हम भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं, वो अध्याय भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के नाम से जाना जाता है। आज हम इन पर चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार जो आर्टिकल 12 से 35 के बीच में दिए गए हैं, इनमें जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं उन पर तो हम चर्चा करेंगे ही करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले ये ज़रूरी है कि हम मौलिक अधिकारों के संदर्भ में और बहुत सारी बातें हैं उनकी हम चर्चा कर लें। ये टॉपिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप किसी सर्विस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बीपीएससी की तैयारी करते हैं, यूपीएसएससी की तैयारी करते हैं, यूपीपीएससी की तैयारी करते हैं या नहीं भी करते हैं, भारत के नागरिक हैं, तो भी आपको जानना चाहिए कि हमारे कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं और हमारे क्या राइट्स हैं। सबसे पहली बात हम इस संदर्भ में देखेंगे। देखिए, इतनी सारी बातों पर हमें ध्यान देना है कि कैसे मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। भारत में जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिए गए हैं, उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनका नेचर क्या है। 12 से 35 के मध्य में जो फंडामेंटल राइट्स हमको दिए गए हैं, उनके रिफरेंस में स्टेट क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियां कैसे एग्जिस्टेंस में रहेंगी, नहीं रहेंगी, उनके साथ क्या किया जाएगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियों का मतलब ये है कि जो लॉ, विधि क्या है, विधि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13(3) के मध्य 13(3)(a) के मध्य ये बताया गया है कि जो भी नियम, उपनियम इत्यादि बनाए जाएंगे संसद द्वारा या सरकार के आदेश द्वारा, वो सब विधियां समझी जाएंगी। तो मूल अधिकार, अब ऐसी कोई विधि अनाउंस कर दी जाए जो मूल अधिकारों से असंगत हो, असंगत मतलब कि उससे डिस्कंटेंट रखती हो, तो उसके संदर्भ में भारतीय संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं उनकी चर्चा करेंगे। और फिर ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, क्या मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। एक और मुद्दा है कि क्या मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। तो ये सारे हमारे इश्यूज हैं जिन पर हमें डिस्कशन करना चाहिए, इससे पहले कि हम समानता के अधिकार पे चले जाएं, हम स्वतंत्रता के अधिकार पे चले जाएं, हम शोषण के विरुद्ध अधिकार पे चले जाएं, हम जो है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर चले जाएं, या हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चले जाएं। जो हमें अधिकार मिले हैं उन पर चर्चा करने से पहले उन अधिकारों के संदर्भ में और बहुत सारी बातें हैं वो हमें जाननी चाहिए। बीइंग अ सिटीजन ऑफ इंडिया भी आपको ये बात जाननी चाहिए, और अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में हैं, एस्पायरेंट हैं, कैंडिडेट हैं, तो भी आपको ये बातें जाननी चाहिए। इस संदर्भ में हम सबसे पहली बात करेंगे कि कैसे फंडामेंटल राइट्स डेवलप हुए, कैसे मौलिक अधिकारों की बात हुई, मौलिक अधिकार वास्तव में हैं क्या, कहाँ से आ गए ये मौलिक अधिकार, क्यों मौलिक अधिकार जैसे शब्दावलियाँ हमें विकसित करनी पड़ी। हम मौलिक अधिकार, देखिए मौलिक अधिकार जो हमें दिए गए हैं, चाहे वो हमारे संविधान में दिए गए हों या दुनिया के किसी अन्य संविधान में दिए गए हों, वो वास्तव में किसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। एक्चुअल में राज्य और व्यक्ति के मध्य एक संघर्ष चल रहा है। व्यक्ति की सीमाओं को तय करता है राज्य, और व्यक्ति और राज्य के मध्य साहचर्य भी है। कई बार व्यक्ति की सीमाओं को बढ़ाता भी है राज्य। तो वास्तव में है क्या कि हमें, जब तक हम राज्य की धारणा को नहीं समझेंगे, जब तक स्टेट नहीं समझेंगे, जब तक हम फंडामेंटल राइट्स को नहीं समझ पाएंगे। राज्य बीचों बीच में खड़ा है, ये कभी हमारे फंडामेंटल राइट्स को कट करता है और कभी इनको इलेबोरेट करता है, कभी इनको बढ़ाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि राज्य है क्या। हम बहुत उसके टेक्निकल डेफिनेशन में नहीं जाएंगे, लेकिन यहाँ पे एक मोटी बात आप समझिएगा कि जब कुछ भी नहीं था, मनुष्य जंगल में रह रहा था, तब राज्य नाम का कोई संस्था एग्जिस्टेंस में नहीं थी, स्टेट नाम की कोई बॉडी नहीं होती थी। बहुत सारे मनुष्य बढ़ते गए, लोगों का समूह बढ़ता गया, और लोगों ने क्या किया कि एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक सामाजिक संविदा कर ली कि भाई हम सारे लोग हैं, हम में से एक जो है वो राजा बन जाएगा, और ये राजा क्या करेगा, एक किंग बन जाएगा,
और ये राजा क्या करेगा, ये नियम बनाएगा, इसके नियमों को हम मानेंगे, ये हमारे सीमाओं की सुरक्षा करेगा, हमारी संपत्ति की रक्षा करेगा, हमें सुरक्षा प्रदान करेगा, और इन सब के बदले हम इसको टैक्स देंगे, इन सब के बदले हम इसको एक निश्चित कर देंगे। एकदम स्टार्टिंग फेज में ये टैक्सेशन जो था, ये वॉलंटरी टैक्सेशन था, स्वैच्छिक कराधान था, जो आप दे सकते हैं दीजिए, नहीं दे सकते हैं मत दीजिए। लेकिन धीरे धीरे करके अब देखिए संघर्ष कहाँ शुरू हुआ, संघर्ष यहाँ शुरू हुआ, इसकी पावर को कम करना। अब देखिए हमने आपको बताया ना कि इनमें जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, जो सामाजिक संविदा हुई, वो किसके लिए हुई, कि हमें सुरक्षा मिलेगी। जनता ने क्या कहा कि हमको सुरक्षा दीजिए, हमारी संपत्ति की सुरक्षा कीजिए, हमारे प्राणों की सुरक्षा कीजिए, और जो हमारी भूमि है उसको विदेशी आक्रांताओं से भी सुरक्षित करिए। तो सुरक्षा के लिए हमने राज्य बनाया, है ना। फिर हमने देखा कि हमारी सुरक्षा, हमारी संपत्ति की सुरक्षा के लिए राज्य कैसे सुरक्षित करेगा इन सबको, बहुत सारे नियम कानून बनाएगा। अब ये नियम कानून लागू किस पर होंगे, ये नियम कानून वी द पीपुल ऑफ इंडिया पे लागू होंगे, इन लोगों पर लागू होंगे जिन्होंने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, जिन्होंने इस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट किया है संपत्ति की सुरक्षा के लिए। क्योंकि इसी में ईमानदार भी है, इसी में चोर भी है। तो चोर जो है किसी के राइट को वायलेट कर रहा है, तो वहाँ पर राज्य उपस्थित हो जाएगा, उसके राइट को वायलेट होने से बचाएगा। और इसी में कोई ईमानदार है जिसका राइट वायलेट हो रहा है, तो उसको भी बचा रहा है। वो चोर को दंडित कर रहा है, उसके फंडामेंटल राइट को क्या कर रहा है, वायलेट कर रहा है। एक के फंडामेंटल राइट को बचा रहा है, एक को वायलेट कर रहा है। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि राज्य क्या करेगा, अपने नियमों को मनवाने के लिए सेना रखेगा, सुरक्षा देने के लिए सेना रखेगा। धीरे धीरे करके राज्य अपना प्रभाव बढ़ाता जाएगा, और जिन लोगों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया था उनकी स्थिति कमजोर होती जाएगी, उनकी स्थिति और कमजोर होती गई, राजा और ताकतवर होता गया। राजा एक ऐसी स्थिति आई कि बिल्कुल निरंकुश हो गया और जनता को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा। जब जनता को अपनी प्रॉपर्टी समझने लगा, और जो वॉलंटरी टैक्सेशन था ये क्या हो गया, ये मैंडेटरी टैक्सेशन हो गया। जो स्वैच्छिक कराधान था ये अनिवार्य कराधान में परिवर्तित हो गया, और न सिर्फ थोड़े पैमाने पर कराधान होता रहा, बल्कि बहुत सारे अन्य कर भी इन पर आरोपित किए गए। तो राजा ने, या जिसको आप राज्य कह रहे हैं, इसी पूरे सिस्टम को मिला के हम राज्य कहते हैं, जिसमें जनता भी है, भूमि भी है, राजा भी है, संप्रभुता भी है, बहुत सारी चीजें इसमें शामिल हैं। तो अब क्या कर रहा है कि राज्य आर्थिक शोषण करने लगा, राजनैतिक शोषण करने लगा, सामाजिक तौर पे शोषण करने लगा, बहुत सारे तरह से ये शोषण करने लगा। तो इन लोगों ने कहा कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट, मॉन्टेस्क्यू ने क्या कहा कि भाई सोशल कॉन्ट्रैक्ट था, पुराना हो गया वो, और जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में हुआ था अब लोग उसका पालन नहीं कर रहे हैं, तो उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें चेंज करना चाहिए, उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को हमें बदलना चाहिए। तो उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बदलने के क्रम में कुछ ऐसी नवीन शासन पद्धतियों का विकास हुआ जिनमें पहले की अपेक्षा अधिक अधिकार दिए गए जनता को ज़्यादा अधिकार दिए गए, जनता अधिक अधिकार देने लगी। और फंडामेंटल राइट का कॉन्सेप्ट आया कि भाई राज्य की उपस्थिति हमारे जीवन में अनंत नहीं होनी चाहिए, राज्य का आवश्यक बुराई है, ऐसा कहा जाता है। मैकियावेली ने कहा कि राज्य क्या है, एक आवश्यक बुराई है, मतलब बुराई है पर आवश्यक है। आवश्यक क्यों है, क्योंकि हम इतना आगे बढ़ गए हैं, स्टेट पर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि अगर आज हम एनार्की को अडॉप्ट करें तो बहुत खराब सिचुएशन हो जाएगी। हालांकि एनार्की ही मानव विकास की अंतिम अवस्था होगी, मानव के राजनैतिक सामाजिक विकास की अंतिम परिणति जो है वो एनार्की है, वो अराजकता है। अंत में मनुष्य अराजकता पर पहुंच जाएगा। वर्तमान समय में आप बहुत सारे देशों को देख सकते हैं, खासतौर से यूरोपियन नेशंस में जो नॉर्वे हैं, फिनलैंड हैं, स्वीडन हैं, आइसलैंड हैं, इन सब कंट्रीज़ के आप कानून को उठा के देखें तो बहुत ही लिबरल कानून हैं। तो कानून पहले कड़े थे, फिर लिबरल होते जा रहे हैं, फिर समाप्त होते जाएंगे। एक अवस्था ऐसी जरूर आएगी इस दुनिया में जब एनार्की हो जाएगी, राज्य अनुपस्थित हो जाएगा, राज्य धीरे धीरे, अभी हमारे ही प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट।
हालांकि वो कहते ही हैं ऐसा, मैक्सिमम गवर्नेंस विद मिनिमम गवर्नमेंट। तो मिनिमम गवर्नमेंट का मतलब क्या है कि लोगों की लाइफ में सरकार का जो इंटरफेरेंस है दैट शुड बी मिनिमम, और मैक्सिमम गवर्नेंस का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट से जो लोगों को बेनिफिट हो रहा है दैट शुड बी मैक्सिमम, वो सबसे ज़्यादा होना चाहिए, अधिकतम होना चाहिए। तो ये जो हमारी यात्रा है, ये जो हमारी विकास है, हमारा विकास क्रम है राजनीति के क्षेत्र में, ये अंततः अराजकता पर पहुंचेगा। अनार्की ही मनुष्य के राजनीतिक विकास की अंतिम सीढ़ी होगी और वहाँ तक हमें जाना ही जाना होगा। लेकिन उस बीच में हम बहुत कठोर शासन में चले जाएं और हम अनार्की में चले जाएं, राज्य को हटा दें। क्योंकि देखो राज्य एक्चुअल में क्या कर रहा है, राज्य एक्चुअल में आपसे बहुत सारे आप ही के जीवन से सब कुछ ले रहा है। राज्य नाम की संस्था जो है वो सब कुछ आपसे ले रही है, आपके व्यक्तित्व से ले रही है, आपके अर्थव्यवस्था से ले रही है, आपकी संस्कृति से ले रही है, सब कुछ आप में से ले रही है वो, और बेवजह एग्जिस्टेंस में बनी हुई है। अगर हम सारे लोग ईमानदार हो जाएं, लॉ अबाइडिंग हो जाएं, और हम तो कहते हैं कि इतने ज़्यादा नैतिक हो जाएं कि कानून की आवश्यकता ही ना पड़े, तो राज्य की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन ऐसा होने में बहुत समय लगेगा। हमें लगता है, मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि मानवता एक दिन उस मंजिल पर पहुँचेगी जहाँ के लिए वो चल रही है, जहाँ से उसने स्टार्ट किया था। क्योंकि इस दुनिया में जितना भी मोशन है सब साइक्लिक है। हम बिना कानून से स्टार्ट किए थे और बिना कानून पे पहुँचेंगे, और बिना कानून पे पहुँचेंगे तो फिर अराजकता नहीं रहेगी। मतलब अराजकता को जिस संदर्भ में हम वर्तमान समय में देखते हैं वैसी नहीं, ये गांधी की अराजकता होगी, राम राज्य की अराजकता होगी, है ना। तो भगवान राम, जब रामचरितमानस में ऐसा कथानक है कि भगवान राम जब सबसे पहले गद्दी पर बैठे तो उन्होंने सबसे पहला आदेश जो निर्गत किया था वो ये किया था कि अगर हमसे कोई गलती होती है, हमसे कोई भूल होती है, तो कृपया तुरंत हमको सूचित किया जाए और मैं उस भूल को सुधारने के लिए तत्पर रहूँगा। तो राजा स्वयं कह रहा है कि भाई देखो मुझसे भी भूल हो सकती है। तो वो राम राज्य की धारणा आएगी, और वो राम राज्य की धारणा अराजकता लेकर आएगी। अराजकता को तुम जिस संदर्भों में समझते हो उससे बड़ा करो अपने दिमाग को। अराजकता का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ स्टेट, राज्य की अनुपस्थिति। और जब उस राज्य की अनुपस्थिति वाली अराजकता पर पहुंचेंगे तो आप बहुत नैतिक हो चुके होंगे, बहुत धार्मिक हो चुके होंगे। तो पॉइंट ये रहा कि एक स्थिति हम बता रहे हैं कि आपको क्या है, अराजकता की है, और दूसरी स्थिति क्या है, राज्य के सबसे प्रचंडतम स्वरूप में उपस्थित होने की है। राज्य इतना प्रचंड स्वरूप में उपस्थित है कि तुम्हारा धर्म मानो मानो, नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे। अगर आप मेरा धर्म नहीं मानते हो तो हम आपका गला काट देंगे। ये क्या है, ये राज्य की प्रचंडतम उपस्थिति है, सबसे प्रचंड स्वरूप में राज्य अपने अस्तित्व में है। और जो मैं कह रहा हूं कि जो कुछ मानना है मानो, स्वतंत्रता है सारी, ये क्या है, राज्य कमजोर रूप से आपके सामने उपस्थित है। तो एक वो स्थिति है जब राज्य हो ही ना, और एक वो स्थिति है जब राज्य बहुत प्रचंड हो। तो फिर उसके बीच में अगर आप आइएगा तो कहाँ आइएगा, उसके बीच में आइएगा तो फंडामेंटल वाले राज्य में आइएगा, फंडामेंटल राइट्स वाले राज्य में आइएगा। भाई राज्य जो है आवश्यक बुराई है, लेकिन राज्य को हम कितना मौका दे सकते हैं मानव के जीवन में हस्तक्षेप का। तो हम, इसका जवाब क्या होगा कि भाई हम अनंत मौका नहीं दे सकते हैं, अनंत तक हस्तक्षेप करने का अधिकार राज्य को नहीं दिया जा सकता। मानव जीवन में अनंत हस्तक्षेप नहीं कर सकता राज्य। तो भैया कितना हस्तक्षेप कर सकता है, भाई इतना कर सकता है। हमने गोला खींच दिया है, इस गोले के बीच में नागरिक को खड़ा कर दिया है, और गोले की लाइन को हमने कह दिया कि लक्ष्मण रेखा है, और राज्य इस लक्ष्मण रेखा के अंदर नहीं आ सकता। दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल राइट। उस गोले के अंदर भाई हम राज्य के लिए उपकरण नहीं बन सकते ना, जनता को राज्य के लिए उपकरण नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि राज्य जनता से है, जनता राज्य से नहीं है। राज्य पहले नहीं है, पहले जनता है, पहले बी द पीपुल है, उसके बाद राज्य है। तो क्या हमारे अधिकारों का इतना हनन हो सकता है कि राज्य जो मन में आए वो करे? नहीं हो सकता। राज्य के करने की, राज्य ने ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, ये कानून बनाया, भाई बस स्टॉप, अब इसके अंदर आप मत आइएगा। क्योंकि ये अब जितने अंदर आने से रोका गया, जितने अंदर आने से रोका गया वो क्या बन गया, वही फंडामेंटल राइट्स हैं। भाई इससे आगे आप मत आइएगा। तो राज्य क्या है, सॉरी फंडामेंटल राइट्स क्या हैं,
वो राज्य के विरुद्ध हैं, हमको दिए गए अधिकार हैं, क्योंकि राज्य हमारे अधिकारों को सीमित करने वाली संस्था है, हमारे अधिकारों को सुरक्षित करने वाली संस्था है। लेकिन जब भी किसी व्यक्ति के अधिकार को राज्य सुरक्षित कर रहा होता है तो किसी न किसी व्यक्ति के अधिकार को सीमित भी कर रहा होता है। तो सीमित करने पर लिमिट लगाना बहुत जरूरी है, वरना व्यक्ति क्या हो जाएगा, राज्य का एक उपकरण हो जाएगा। तो राज्य का उपकरण ना हो जाए, व्यक्ति की गरिमा बनी रहे, व्यक्ति का व्यक्तित्व जीवित रहे। व्यक्ति होने का जो दुनिया में जितने भी जीव हैं स्वतंत्र हैं, क्योंकि उनके पास स्टेट नहीं है। अब सांड है वो स्वतंत्र है, योगी जी के राज्य में भी सांड स्वतंत्र है ना। तो सांड स्वतंत्र है, दूसरे जानवर जो भी हैं वो स्वतंत्र हैं। तो जब सारे जानवर स्वतंत्र हैं तो मनुष्य भी एक जानवर है। अब उसकी स्वतंत्रता पर आप इसलिए रोक लगा दें क्योंकि उसने राज्य नाम की संस्था बनाई है, तो ठीक है भाई लगाएं, लेकिन उसमें एक लिमिट रखें। और वही लिमिट क्या है, फंडामेंटल राइट है। वही लिमिट क्या है, मौलिक अधिकार हैं। तो मौलिक अधिकारों पर हमें, मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार वास्तव में राज्य द्वारा निर्मित किए गए, राज्य के लिए निर्मित किए गए सीमाएं हैं। व्यक्ति के जीवन में राज्य के हस्तक्षेप की सीमा है। वो कैसे विकास हुआ इसका, कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने देखी कि हाँ भाई फंडामेंटल राइट कैसे आए। तो ब्रिटेन के सम्राट थे, सम्राट जॉन। उन्होंने 1215 में संघर्ष चल रहा था वहाँ पे, जनता और राजा के मध्य इसी तरह का संघर्ष चल रहा था, अधिकारों को लेकर संघर्ष चल रहा था। तो उन्होंने मैग्ना कार्टा अनाउंस किया, जिसे मैग्ना कार्टा लिबरेटम कहा जाता है। मैग्ना कार्टा लिबरेटम जो है बेसिकली लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका मतलब होता है स्वतंत्रता का अधिकार, लोगों को नागरिक स्वतंत्रता। तो कॉमनली इसको हम मैग्ना कार्टा के नाम से ही जानते हैं। 1215 में मैग्ना कार्टा अनाउंस किया गया, जो कि दुनिया में पहली बार लिखित रूप से किसी को फंडामेंटल राइट देने का व्यवस्था है ये। इसके बाद 1776 में अमेरिका की क्रांति हुई, वहाँ का संविधान लिखा गया, फंडामेंटल राइट को लेकर एक बिल पास किया गया जिसे बिल ऑफ राइट्स कहा जाता है। 1789 में पास किया गया और 1791 में इसे जो है लागू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया। इसी समय भी फ्रांसीसी क्रांति हुई, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के मूल्यों को लेकर लड़ी गई, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के इन मूल्यों को ही आधार बनाकर फंडामेंटल राइट का प्रोविज़न किया गया। अगर हम देखें कि भारत में मौलिक अधिकारों के विकास की क्या कहानी रही, तो भारत में मौलिक अधिकारों के विकास की कहानी मूलतः भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, जब भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की क्लास लेता हूं तो उसमें भी बताता हूं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आप सिर्फ इतना मत समझें कि वो अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकाल देने की लड़ाई थी, बल्कि वो एक बेहतरीन भारत के निर्माण की लड़ाई थी, एक नवीन भारत के निर्माण की लड़ाई थी, एक आधुनिक भारत के निर्माण की लड़ाई थी, जहां हमने बताया कि हमें बहुत सारे ऐसी कुप्रथाओं से भारत को निकालना था जो हमको जड़ बनाए हुए थी, जो हमको पीछे खींच रही थी। तो उसी क्रम में हमने फंडामेंटल राइट्स की भी बात करी, और इस व्यवस्था के तहत 1924 में हमने एक कन्वेंशन किया जिसमें बहुत सारे डेलीगेट शामिल हुए। उसमें करीब 200-250 के आसपास डेलीगेट शामिल हुए, और उसका अध्यक्ष बनाया गया था तेज बहादुर सप्रू को। और ये जो नेशनल कन्वेंशन हुआ था 256 लोग शामिल थे, तो उसमें तेज बहादुर सप्रू अध्यक्ष थे। उसकी अप्रैल 1924 में बैठक हुई, फिर दिसंबर 1924 में बैठक हुई, और फिर 1925 में उस कन्वेंशन ने एक बिल एक्सेप्ट किया, दैट इज नेम्ड एज कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया। इसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई थी भारत के रेफरेंस में। तो वहाँ से फंडामेंटल राइट की आधिकारिक रूप से बातचीत शुरू होती है। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा अपने भाषणों में अलग अलग फंडामेंटल राइट्स की बात की जा चुकी थी, क्योंकि जो भी हमारा राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था वो जो वेस्टर्न लिबरलिज्म था उससे बहुत प्रभावित था। जो पाश्चात्य उदारवाद की धारणा थी उससे हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बहुत प्रभावित था। और पाश्चात्य उदारवाद मूलतः किस पर आधारित था? व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर आधारित था। तो पाश्चात्य उदारवाद का बहुत गहरा प्रभाव हमारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर रहा।
वेस्टर्न लिबरलिज्म का बहुत गहरा प्रभाव रहा, जिसके कारण से जब भी हमारा कोई राष्ट्रवादी नेता कोई भी इस तरह का भाषण करता था तो फंडामेंटल राइट की बात जरूर से जरूर उसमें होती थी। लेकिन आधिकारिक तौर पर डॉक्यूमेंटेशन के लेवल पे 1925 में कॉमनवेल्थ बिल ऑफ इंडिया पास किया गया। 1928 में नेहरू रिपोर्ट बनाई गई। नेहरू रिपोर्ट जो है साइमन कमीशन के विरुद्ध बनाई गई थी। साइमन कमीशन संवैधानिक सुधारों की व्यवस्था के लिए आया था और फिर साइमन कमीशन का विरोध करते करते नेहरू रिपोर्ट तक की नौबत आई। नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट को बहुत क्लियर कट डिफाइन किया गया, बहुत सारे फंडामेंटल राइट का लिस्ट बनाया गया। हालांकि नेहरू रिपोर्ट वास्तव में भारत का संविधान था लेकिन कभी लागू नहीं हो पाया। 1931 के कराची सेशन में जब गांधी जी और इरविन के बीच गांधी इरविन पैक्ट हुआ, उसके बाद गांधी जी को जाना था सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए। तो कांग्रेस सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में किन मुद्दों पर बात करेगी और जो गांधी इरविन पैक्ट है उसको कानूनी मान्यता दी जाए, इसके लिए कांग्रेस का कराची सेशन अपनाया गया। यहाँ 1927 के मद्रास सेशन में भी एक बार फंडामेंटल राइट की बात की गई थी। तो 1927 के मद्रास सेशन, 1928 की नेहरू रिपोर्ट, 1931 के कराची सेशन, इन सब में बाकायदा व्यवस्था दी गई कि भाई फंडामेंटल राइट दिए जाने चाहिए। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी गांधी जी ने फंडामेंटल राइट की मांग करी, हालांकि वो मांग स्वीकार नहीं की गई और 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में फंडामेंटल राइट जैसा कोई प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के नाम से, इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या थे? निर्देश के दस्तावेज। तो निर्देश के दस्तावेज के नाम से फंडामेंटल राइट जैसी कुछ चीज़ें दी गई, जिसमें ये कहा गया कि स्टेट जब भी कानून बनाएगा तो इन बातों का ख्याल रखेगा। इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस फंडामेंटल राइट के पास कम लगेंगे आपको, वो डीपीएसपी के पास ज़्यादा लगेंगे, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के पास वो ज़्यादा लगेंगे। तो ये रहा डेवलपमेंट। और फिर जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत का एक संविधान बना। संविधान सभा ने फंडामेंटल राइट पर विचार करने के लिए उप समिति का निर्माण किया और उस उप समिति ने दुनिया में और देशों में दिए गए संवैधानिक अधिकारों, दिए गए मौलिक अधिकारों का अध्ययन किया, जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, यूएसए इत्यादि थे, और उनका स्टडी करके भारत में मौलिक अधिकारों का एक व्यवस्थित दस्तावेज प्रस्तुत किया, जिसे भारतीय संविधान में भाग 3 में अंतः स्थापित किया गया और 12 से 35 के बीच में उनका प्रोविज़न किया गया, और वही आज हमारे यहाँ फंडामेंटल राइट के नाम से जाने जाते हैं। दैट इज़ द स्टोरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहाँ से हुआ, कैसे कैसे चीज़ें परिवर्तित होती गईं। भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में 12 से 35 के बीच में जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, उनकी प्रवृत्ति पर थोड़ी चर्चा हम लोग करते हैं। पहली बात, दे आर नॉट ऑब्सोल्यूट। ये आत्यांतिक नहीं है, ऑब्सोल्यूट नहीं है। ऑब्सोल्यूट नहीं है मतलब क्या है कि कोई भी फंडामेंटल राइट अगर भारत के संविधान के किसी भी आर्टिकल में लिखा गया है तो इसका आप ये कतई मतलब मत निकालिए कि जो लिखा गया है एग्जैक्टली हमको मिल रहा है। नहीं, ये ऑब्सोल्यूट नहीं है, अनंत नहीं है। इन पर भी प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, पर वो प्रतिबंध कैसे होने चाहिए, वो निर्बंधन कैसे होने चाहिए, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होने चाहिए। जैसे हम कोई एग्जाम्पल ले लें कि आपको राइट टू स्पीच है। अब राइट टू स्पीच, भाई राइट टू स्पीच है। अब राइट टू स्पीच में हेट स्पीच भी आ जाती है। आप ऐसी भी कोई बात बोल सकते हैं जिससे दंगा भड़क जाए, आप ऐसी भी कोई बात बोल सकते हैं जिससे किसी व्यक्ति की गरिमा को नुकसान पहुंच जाए। तो क्या आपको ऐसा राइट टू स्पीच दिया जाना चाहिए? मैंने क्या कहा, राज्य एक आवश्यक बुराई है, वो फंडामेंटल राइट देगा, लेकिन व्यक्ति भी बड़ी समस्या क्रिएट कर सकता है, इसलिए उस पर क्या करेगा, वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा कर रखेगा। आपको राइट टू स्पीच है, लेकिन आप हेट स्पीच नहीं कर सकते या कोई भी ऐसी बात नहीं कर सकते जिससे किसी की डिग्निटी को नुकसान पहुंच रहा हो, किसी की गरिमा को नुकसान पहुंच रहा हो। जैसे एक आपको राइट है अनटचेबिलिटी का, कि भाई हम किसी को ये नहीं कर सकते कि हम आपको नहीं छुएंगे, लेकिन नैतिकता के आधार पर, कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ है, आपको हेल्थ के आधार पर, मर्यादा के आधार पर कोई किसी को छूने से मना कर सकता है, सामाजिक नियमों के अधीन रहते हुए।
भाई कौन किसको छू सकता है, इस तरह के कई सारे सामाजिक नियम भी गाँव में बनाए गए हैं ना, गाँव में, शहरों में, सब जगहों पे कि ये इनको नहीं छुएंगे, वो उनको नहीं छुएंगे, एक ही घर में 2 लोग रहते नहीं छू सकते एक दूसरे को, ऐसे प्रोविजंस हमारे कल्चर में हैं। तो हम उस कल्चर को वायलेट करके ये नहीं कह सकते भाई तुम छुआछूत फैला रहे हो, अगर तुम ऐसा कर रहे हो तो तुम छुआछूत कर रहे हो, ये आप नहीं कह सकते। तो अनटचेबिलिटी में भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, मतलब कि किसी भी राइट टू लाइफ है, अब राइट टू लाइफ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं कि विधि के प्राधिकार के अधीन आपको आपके प्राणों से वंचित किया जा सकता है। तो बहुत सारी बातें हैं। तो बात सिर्फ इतनी समझिए कि हमारा कोई भी फंडामेंटल राइट ऑब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव है। रिलेटिव है का मतलब कि ये कुछ पैरामीटर्स हैं उनके अधीन है। राइट टू स्पीच है तो राइट टू स्पीच है, आपको अपनी बात कहने का अधिकार है। अब आपको अपनी बात कैसे कहनी है, आपको अपनी बात सहृदयता के साथ कहनी है, आपको अपनी बात कर्टसी के साथ कहनी है, आपको अपनी बात चाहे जैसे भी कहनी है, लेकिन एक कहावत है ना कि आपकी स्वतंत्रता वहाँ तक जाती है जहाँ से दूसरे की नाक प्रारंभ होती है। तो जहाँ से दूसरे की नाक प्रारंभ हो रही है उससे पहले ही आप स्वतंत्र हैं। तो ये जहाँ से नाक शुरू हो रही है वहाँ से क्या हो गया है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन आ गया है। वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वो रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं कहा जा सकता, फिर आप कहेंगे कि लो हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ गया, तो वो रीजनेबल है, उसको हम रिस्ट्रिक्शन को क्या कहते हैं कि वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। हमारे फंडामेंटल राइट क्या है, निगेटिव ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट द स्टेट हैं, दे आर निगेटिव ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट द स्टेट। ये निगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं। जैसे हमारे फंडामेंटल राइट में क्या है, जैसे आप डीपीएसपी देखेंगे तो वो क्या है, दे आर अफर्मेशंस कि भाई राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को ऐसा करना चाहिए, राज्य को वैसा करना चाहिए, ब्ला 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 ब्ला, ऐसी बातें कहता है। लेकिन आर्टिकल 12 से 35 के बीच में क्या कहा गया है कि राज्य को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज में निगेटिव बातें कही गई हैं और निगेटिव करके क्या की गई हैं, ऑब्लिगेट किया गया भाई ये नहीं करना आप, है ना। तो वो क्या है, राज्य के विरुद्ध। अच्छा, किसको करने से मना किया गया है, राज्य को करने से मना किया गया है, राज्य नहीं कर सकता। हालांकि कुछ हमारे व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं, लेकिन सामान्यतया अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो मौलिक अधिकार राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। लेकिन कभी आपसे ऐसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं, उसमें राज्य और व्यक्ति दोनों ऑप्शन में हो और ऐसा कोई ऑप्शन बन रहा हो जिससे दोनों का आंसर एक साथ जोड़ा जा सके, तो आप दोनों को कहेंगे। अदरवाइज अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार किसके विरुद्ध दिए गए हैं, तो आप कहेंगे कि राज्य के विरुद्ध दिए गए हैं। तो वो राज्य के ऊपर निगेटिव ऑब्लिगेशंस हैं जिनमें कहा गया है कि राज्य ये सारे काम नहीं करेगा। कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध भी दिए गए हैं। आर्टिकल 15(2) समानता का अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, जन्मस्थान इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक स्थानों जैसे होटल, रेस्टोरेंट, बाथिंग घाट, कुएं, तालाब, इन सब जगहों से जाने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 17 कहता है कि अनटचेबिलिटी नहीं हो सकती, किसी को धर्म, जाति, मूलवंश, जन्मस्थान, लिंग इत्यादि के आधार पर छूने से मना नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 23, आर्टिकल 24 ये जो है बालाश्रम का निषेध है और ये बालकों को नियोजित किए जाने के विरुद्ध है। तो कोई व्यक्ति भी बालकों को नियोजित नहीं कर सकता। आर्टिकल अभी हम इसमें जब आगे आएंगे तो बहुत डिटेल से डिस्कशन करेंगे, पर अभी मोटी बात ये समझो कि आर्टिकल 24 व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, आर्टिकल 23 भी व्यक्तियों के विरुद्ध है, क्योंकि बालाश्रम राज्य भी नहीं करवा सकता और व्यक्ति भी नहीं करवा सकता। मानव का दुर्व्यापार राज्य भी नहीं कर सकता, व्यक्ति भी नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हैं व्यक्ति और राज्य दोनों के अधीन है। छुआछूत राज्य भी नहीं फैला सकता और व्यक्ति भी नहीं फैला सकता, और किसी को किसी जगह पर जाने से ना राज्य रोक सकता है ना व्यक्ति रोक सकता है। तो ये इतने फंडामेंटल राइट जो हैं व्यक्तियों के विरुद्ध भी हैं। फंडामेंटल राइट वाद योग्य हैं, और अगर आप मूल अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट में आप अपने फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षित करने से संबंधित आदेश निर्गत करवा सकते हैं, और इन आदेशों को रिट कहा जाता है। तो ये वाद योग्य हैं। तो ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, या आप कह सकते हैं कि उनका नेचर है। अब अगली बात ये है कि राज्य क्या है ना। जो मूल अधिकारों के संदर्भ में आर्टिकल 12 में राज्य को डिफाइन किया गया है कि जब हम कह रहे हैं कि ये राज्य के विरुद्ध हमको दिए गए अधिकार हैं, तो ये डिफाइन किया जाना जरूरी है कि राज्य है क्या, किसे कहेंगे राज्य।
तो उसकी भी डेफिनेशन आर्टिकल 12 में दी गई है कि भाग 3 के संदर्भ में राज्य का क्या अर्थ होगा वो भी समझाया गया है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा आर्टिकल 12 के तहत दी गई है, जिसमें भारत सरकार और संसद आएंगे। पहली बात कौन आएगा? भारत सरकार आएगी और संसद आएगी भारत की। भारत सरकार ऐसा कोई भी आदेश निर्गत करती है जो भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है, तो वो फिर आगे उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। मतलब कि सरकार भी आएगी इसमें और संसद भी आएगी। तो ना तो सरकार को राइट है उन फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला आदेश देने के लिए, और ना ही संसद को ये राइट है कि फंडामेंटल राइट को वायलेट करने वाला कोई कानून बनाए। राज्यों की सरकारें और विधानमंडल भी इसमें आएंगे। भारत सरकार, विधानमंडल, राज्यों की सरकारें और विधानमंडल भी इसमें आएंगे। उनको भी ये अधिकार नहीं होगा कि भाग 3 में प्रदत्त अधिकारों को सीमित करने वाली कोई विधि निर्मित कर पाएं। सभी स्थानीय प्राधिकारी भी इसके अंतर्गत आएंगे। जो लोकल बॉडीज हैं, इनके पास भी ऐसा कोई राइट नहीं है कि वो ऐसा कोई कानून बनाए जिससे फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा हो। इसके अलावा अन्य अधिकारी जो भी भारत सरकार द्वारा नियोजित किए गए हैं या जो राज्य सरकारों द्वारा नियोजित किए गए हैं, वो सब राज्य समझे जाएंगे इन द रेफरेंस ऑफ पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 12 to 35। इस रेफरेंस में वो भी राज्य समझे जाएंगे। इसके अलावा विभिन्न न्यायिक निर्णयों के माध्यम से राज्य में कौन और राज्य में आएगा, समय समय पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने उसमें कई सारे निर्णय दिए हैं, जिनमें LIC, ONGC, IDC, यूनिवर्सिटी, सरकारी कंपनियां, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, BPCL, NSO, यूपी कोऑपरेटिव बैंक, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, NCERT, BCCI, इन सब को भी सरकार माना गया है अलग अलग न्यायिक निर्णयों में, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए हैं। तो ये है राज्य। राज्य में क्या क्या समझा आपने भाई? राज्य में क्या आया? केंद्र सरकार, विधानमंडल, राज्य सरकार उनका विधानमंडल, स्थानीय प्राधिकारी, सरकार के अन्य कर्मचारी, इसके अलावा तमाम सारी एजेंसी जिन्हें समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी राज्य समझे जाएंगे भाग 3 के लिए। ओके, अब हम आते हैं कि अगर कोई विधि मूल अधिकारों से असंगति रखती है तो उसका क्या होगा। मूल अधिकारों से असंगति रखने का मतलब है कि कोई ऐसा विधि है जो मौलिक अधिकारों को न्यून कर रही है। असंगति का मतलब है कि मौलिक अधिकारों को शॉर्ट कर रही है, वो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगा रही है। ऐसी कोई विधि निर्मित की जाती है तो क्या होगा? ऐसी कोई भी विधि निर्मित की जाती है तो क्या किया जाएगा, इसके लिए प्रावधान किया गया है आर्टिकल 13 में। आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति होगी, और अगर कोई भी विधि मूल अधिकारों से असंगत है तो उसको समाप्त किया जा सकेगा। मूल अधिकारों से असंगत विधियों के संदर्भ में 2 प्रकार का प्रावधान है, एक आर्टिकल 13(1) है और एक आर्टिकल 13(2) है। आर्टिकल 13(1) जो है ये आच्छादन का सिद्धांत पर आधारित है। आच्छादन का सिद्धांत ये है कि ये कह रहा है कि पहले से विधि निर्मित है। ये जो व्यवस्था देता है उसको पॉलिटिकल साइंस की भाषा में आच्छादन का सिद्धांत कहते हैं। और आर्टिकल 13(2) जो राइट देता है इसको हम कहते हैं पृथक्करणीयता का सिद्धांत। पृथक्करणीयता का सिद्धांत ये भी आप समझते चलिए, हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है ना, कोई नहीं, ज़्यादा टेक्निकल होते जा रहा है, पर अब आगे से आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। तो देखिए, न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो रिव्यू करेगा और कोई भी विधि अगर असंगत होगी तो उसको हटाएगा। कैसे हटाएगा जरा इसको समझते हैं। संविधान लागू होने से पहले अगर कोई विधि प्रवृत्त है तो क्या होगा, वो विधि बनी रहेगी, लेकिन उतना हिस्सा वो विधि क्या होगी, आच्छादित हो जाएगी मौलिक अधिकार की विधियों से, मतलब भाग 3 द्वारा आच्छादित हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पहले से बनी हुई कोई विधि संविधान लागू होने से पहले की कोई कानून है और वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट जा रहा है उसका कोई पार्ट, तो क्या करेगा कि उतना हिस्सा फंडामेंटल राइट द्वारा ढक लिया जाएगा
उतना हिस्सा गायब हो गया, समझ लो एक तरह से आच्छादित कर लिया गया फंडामेंटल राइट के द्वारा। मतलब वो उतनी बात लागू नहीं होगी, बाकी की विधि जैसी की तैसी बनी रहेगी। इसको आच्छादन का सिद्धांत कहा जाता है, संविधान लागू होने से पहले की विधि है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन क्या करेगा? आच्छादित कर देगा, भाई ये बात लागू नहीं होगी क्योंकि ये फंडामेंटल राइट द्वारा आच्छादित कर ली गई है, अब इसका महत्व तो खत्म हो गया है। दूसरा है आर्टिकल 13(2) के व्यवस्था, जिसमें संविधान लागू होने के पश्चात विधानमंडल द्वारा अगर कोई विधि बनाई जाती है और वो मौलिक अधिकारों के साथ असंगति रखती है तो क्या किया जाएगा? उतने हिस्से को, उस विधि के उतने हिस्से को, जितना हिस्सा मौलिक अधिकारों के साथ असंगति रख रहा है, उसको हम क्या करेंगे? पृथक कर देंगे, उतने हिस्से को हम काट देंगे और विधि के मौलिक भाव को बनाए रखेंगे, विधि को बचाए रखेंगे, लेकिन जितना हिस्सा फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उतने हिस्से को हम काट देंगे। मतलब क्या कर देंगे? पृथक कर देंगे उसको। पृथक्करणीयता का सिद्धांत इसीलिए उसको कहा जाता है कि उसको हमने पृथक कर दिया और यहाँ पर क्या कर लिया? आच्छादित कर लिया। हमें लगता है कि आप बात को समझ गए होंगे। अब अगली बात यह है कि क्या मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों के निलंबन के संदर्भ में क्या प्रावधान है? तो अगर इसका जवाब है हाँ, मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। किन परिस्थितियों में निलंबित किया जा सकता है? केवल एक स्थिति में निलंबित किया जा सकता है और वो स्थिति है आपातकाल। और आप जानते हैं कि आपातकाल भी भारत में 3 है, 252 आर्टिकल, 256 आर्टिकल और 260 आर्टिकल, है ना। तो ये जो 252, 256, 260 है, इन आर्टिकल्स में इमरजेंसी प्रोविजंस किए गए हैं। हम कौन से इमरजेंसी प्रोविजन को मानते हैं? आर्टिकल 352 के तहत जो भी सॉरी आर्टिकल 352 के तहत जो हमको प्रोविज़न किए गए हैं, आपातकाल का जो प्रोविज़न आर्टिकल 352 के तहत किया गया है, मतलब कि कोई फॉरेन इन्वेजन हो जाए, कोई ऐसा आर्म्ड रिवोल्ट हो जाए भारत में, तो आर्टिकल 352 के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है, आपातकाल घोषित किया जा सकता है। और अगर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल घोषित किया गया है तो वैसी स्थिति में मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। आर्टिकल 21 के तहत जो फंडामेंटल राइट दिया गया है उसको छोड़ के, देखिए जैसे ही फंडामेंटल राइट, जैसे ही आपातकाल की घोषणा होगी, आर्टिकल 19 के तहत दिए गए फंडामेंटल राइट अपने आप से समाप्त मान लिए जाएंगे। आपातकाल की उद्घोषणा के साथ ही अनुच्छेद 19 के तहत जो हमको स्वतंत्रताएं दी गई हैं वो सारी की सारी समाप्त हो जाएंगी, अपने आप से समाप्त मान ली जाएंगी। आर्टिकल 21 और आर्टिकल 22 आपको सुरक्षित रखेगा, बाकी मौलिक उनको हटाया नहीं जा सकता, उनको आपातकाल के दौरान भी अनुच्छेद 21 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। बाकी जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं बाकी आर्टिकल्स के अंतर्गत, उनको समाप्त करना चाहे सरकार तो करे या ना करना चाहे तो ना करे। आप इतनी बात को ध्यान में रखिएगा। तो आज के सेशन में हमने क्या जाना कि हमारा फंडामेंटल राइट भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य दिया गया है और ये अमेरिका के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। इसके अलावा मैग्ना कार्टा से भी प्रेरित है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन, कई जगहों से प्रेरित है, लेकिन मेनली ये माना जाता है कि बिल ऑफ राइट्स से ये लिया गया है। इसका विकास कैसे हुआ, कैसे इसकी प्रवृत्ति क्या है, भाग 3 के संदर्भ में राज्य क्या है, मूल अधिकारों से असंगत विधियों का क्या होता है, उनका निलंबन कैसे किया जाता है मौलिक अधिकारों का, इन सारे संदर्भ में आपने बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली बातों को सीखा, जाना। और अगले सेशन में हम मौलिक अधिकारों की बात करेंगे कि समानता का अधिकार क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार क्या है, और एक एक टॉपिक लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले सेशन में हम मिलेंगे। उससे पहले आप इसको बहुत सारे लोगों को शेयर करिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं तो सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा अच्छा नहीं है। और ये जो है थोड़ा मनोभाव को
उत्साह नहीं देता है ना। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, ताकि थोड़ा ये अच्छा रहे, है ना। तो अगले सेशन में हम मिलेंगे समानता के अधिकार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।